आज फिर हम आपके साथ इस प्रोग्राम में मिल रहे हैं। लिव 16 लुक 16 एशो क्लब, यानी कि 16 के जैसे दिखना और 16 के जैसे रहना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सिर्फ आपको कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है। और रोज़ की ही तरह हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी। टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी, जिनकी टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा ये पॉसिबल हो सका है कि हम अपनी ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स या किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो या आपको लाइफ में एप्रीहेंशंस हो भविष्य को लेकर, यू कैन रिमूव ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटीज़ फ्रॉम योर लाइफ थ्रू यूजिंग हिज टेक्नोलॉजीज़। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में और आपका धन्यवाद है कि आप हमारे साथ जुड़े और हमें आपने ये टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। कल हम बात कर रहे थे कॉल ऑफ नेचर के बारे में, जिसमें आप हमें बता रहे थे कि प्राकृतिक तौर पर जो हमारी लाइफ में चेंज आता है, जैसे कि बच्चे का जन्म होना, बर्थ कंसीवमेंट नहीं, उसका जन्म होना, डिलीवरी होना, या फिर प्यूबेरिटी पीरियड शुरू होना लड़के का या लड़की का, मेल या फीमेल का, या फिर डेथ, ये सभी कॉल ऑफ नेचर हैं जिनकी प्रिपरेशन हमें समय से पहले कर लेनी चाहिए। और अगर हम ये प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो इसलिए यही कॉल ऑफ नेचर हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती हैं, कष्ट बन जाती हैं। अश्विनी जी, आज मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अक्सर देखा गया है मैरिड रिलेशन, यानी कि विवाह में जाने के बाद, अब यहाँ मैरिड रिलेशन का मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने एक रिचुअल परफॉर्म किया हो। किसी भी तरह की रिलेशनशिप में एंटर होने के बाद नॉर्मली लोग अपने आप को डिवास्टेटेड यानी कि डिस्टर्ब्ड पाते हैं। ऐसा माना जाता है वेस्टर्न कम्युनिटी में भी कि रिलेशनशिप्स एक स्ट्रेस का, टेंशन का कारण बन जाती हैं हमारे यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए और उसके बाद भी। तो क्या यहाँ पे भी कॉल ऑफ नेचर किसी रूप में हमें डिस्टर्ब कर रही है, या ये इसका कारण कॉल ऑफ नेचर से नहीं जुड़ता है? जी देखो, कॉल ऑफ नेचर इज समथिंग विच इज बाउंड टू कम। यू कैनॉट अवॉइड इट, यू कैनॉट सप्रेस इट, यू कैनॉट डू एनीथिंग विद इट एक्सेप्ट दैट यू लर्न टू लिव विद इट। कॉल ऑफ नेचर और कॉल ऑफ नेचर 99 नहीं 100% इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। Call of nature is bound to give you happiness only. But the problem is we are aware of that there is something called call of nature, but we get confused with call of destiny. And the foundation for both call of destiny or call of nature, doesn't matter, immaterial, for any call I would say, the technology behind it is art of living. You understand? That छोड़ना सीखो. Art of living is completely makes all calls dependent on it. यानी all calls are dependent on your one subject called art of living. अश्विनी जी, आपने कहा कि हम अक्सर कॉल ऑफ नेचर और कॉल ऑफ डेस्टिनी को कंफ्यूज करने लगते हैं जी। तो एक तो पहला प्रश्न अभी यही हो गया कि कॉल ऑफ डेस्टिनी क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा आपसे ये रहेगा कि आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ने की कला, इससे आपका क्या मायने हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉल ऑफ डेस्टिनी आखिर किसे कहते हैं, कॉल ऑफ नेचर और कॉल ऑफ डेस्टिनी अलग अलग कैसे हैं? ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। कॉल ऑफ नेचर इज विच यू कैन नॉट अवॉइड, इट हैज ए टाइम, इट कम्स एट दैट टाइम, इट हैज ए स्पेसिफिक, everything with respect to call of nature, everything is well defined. But when we talk of destiny, then there is nothing well defined. The only thing defined is that there is a map which is conveying at this age you are going to have this kind of some problem. What problem, which problem, sometimes you are able to understand, sometimes you are not able to understand.
But call of nature में there is nothing which you cannot understand, because each human being gets that call of nature. Whereas call of destiny is different for all, whereas call of nature is same for all. कॉल ऑफ नेचर को तो कुछ हद तक हम बायोलॉजिकल मैटर से जोड़ सकते हैं, जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गया या प्यूबेरिटी हो गया. दीज आर कनेक्टेड टू समहाउ आवर बायोलॉजिकल क्लॉक. Okay, I don't know. Well, I don't care how they are connected and what they are connected with or what names they have, which name they are connected with, किसके साथ क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है मुझे नहीं मालूम. I am not interested in going into those words which are causing confusion. So I am talking about that call of nature is very well known. It is gender based. Most important thing what you have to understand is that call of nature is gender based. Very very important, this has to be understood. That call of nature is gender based. Whereas call of destiny is irrespective of gender. यानी कि अगर कॉल ऑफ नेचर कुछ हद तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये आएगी. नहीं, प्रेडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना. कॉल ऑफ नेचर तो आएगी ही आएगी. यू डोंट नीड टू प्रेडिक्ट इट. दिस इज नॉट प्रेडिक्टेबल. इट इज श्योर इट विल कम. इट इज बाउंड टू कम. बट कब आएगी, किस फॉर्म में आएगी, किस तरह से आएगी, या कब आएगी, एक्चुअली उसका टाइमिंग वो भी अप्रोक्सीमेटली डिफाइंड है. द ओनली थिंग इज दैट आवर way of living may change their times, but otherwise they are well defined. Okay. Times are defined, like death. Death is a call of nature. Birth is a call of nature, and birth is well defined that it is bound to come in this much period. Okay. If you look at it, the call of birth is very well defined. No mahine, no din. But if it changes because of your not able to handle call of nature properly. Okay. Similarly, death, it is bound to come, but the death comes with the count of breath. Death is directly connected with count of breath. Yeah. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग कह देते हैं कि अरे एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो इवन इन दैट केस, एक्सीडेंट के केस में भी आप देखोगे कि कुछ लोग इंस्टेंट डेथ हो जाती है, कुछ लोगों की टाइम लगता है डेथ होने में. हालांकि दे आर ऑलरेडी ऑन द डेथ बेड, बट दे डिडंट डाई. लेकिन ये प्रेडिक्टेबल नहीं था. किसी की अगर डेथ हुई है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, you couldn't have predicted it. ऐसे ही It's not need. What I am saying is something different. What I am saying is call of nature is well defined. The only thing is that we do not prepare for it. That is the problem. Destiny, जो accident होगा, that was call of destiny. हाँ जी. और destiny से death होगी, वो destiny नहीं है. Death is call of nature. Both of them may coincide, may not coincide. Death is call of nature. Yeah. And accident is call of destiny. Yeah. That's the key. Okay. These are the things which you have to understand. एक्चुअली जी हमने ऐसा भी देखा है कि कोई 25 साल का या 40 इयर्स के थे और बैठे बैठे सडनली ही डाइड. कोई बीमारी नहीं थी, नथिंग. तो यही मैं कह रहा हूँ कि he didn't die at the age of 40. Yeah. He died because his count of breath was completed. So it was not predictable. हम लोग नॉर्मली ये मानते हैं कि किसी की भी डेथ होगी तो 80, 85 या नॉट बिफोर 75. तो वो इसीलिए वो ये कंफ्यूजन ही तो है ना, यही तो कंफ्यूजन है कि आप लोग प्रेडिक्ट कर क्या रहे हो. You have to predict as per the count of breath. Age, the death is after that count of breath you completed, you will die. Bound to die, you definitely will die. Okay. The key is that you will get rebirth. People do not know what is rebirth. So that is why they don't believe that count of breath से तुम्हें death is with respect to count of breath. You don't believe that because you don't want to believe rebirth.
रीबर्थ के बारे में हम बात करने लगेंगे तो ये टॉपिक थोड़ा सा Correct. डिबेट हो What जाएगा। I'm trying to say is that I try to understand call of nature. That call of nature, the name of that call of nature called death, that comes with the count of breath you are born with, not by the age, not by the years. It is purely count of breath defines your death. So if you start thinking in this direction, you will never have any apprehension. तो अब ये हो गया कॉल ऑफ नेचर कि हमारी काउंट ऑफ ब्रेथ से जुड़ा होता है हमारा डेथ का टाइम। Correct. और लेकिन सिमिलरली यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने यही पर थोड़ा सा शायद मैसअप किया कि वी स्टार्टेड कन्वर्टिंग दैट बैक इनटू ईयर्स. All call of natures are derived from your breath count. बट सबका ब्रेथ काउंट अलग अलग है जब हाँ। हम डेथ के बारे में बात करते हैं। नहीं, मैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल कॉल ऑफ नेचर्स. तो All call of natures are defined by the count of breath. तो ऐसा नहीं है कि इतना पर्टिकुलर काउंट ऑफ ब्रेथ आपका पूरा होगा तो ये कॉल ऑफ नेचर आएगी, ऐसा डिफाइन नहीं। डिफाइन नहीं है, पर डिफाइन हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर कभी काम नहीं किया गया. ये किसी ने समझा ही नहीं कि कॉल ऑफ नेचर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर काउंट ऑफ ब्रेथ. बट माय क्वेश्चन इज कि इट्स लेट्स अज्यूम कि सभी लोग 1000 काउंट ऑफ ब्रेथ लेकर आते हैं, लेट्स अज्यूम दैट, तो इज दैट सो कि हम सब बराबर काउंट ऑफ ब्रेथ लेकर आते हैं? नहीं, नहीं, सब अपने अपने काउंट ऑफ ब्रेथ लेकर अपने आते अपने हैं. लेकर आते करेक्ट. हैं। तो फिर ये इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा, अनजाना सा हो जाता है, क्योंकि कि कोई तो 1000 काउंट ऑफ ब्रेथ लाया था, कोई 2000 लाया था, कोई 3000। तो ओके, वी शिफ्ट इट टू कॉल ऑफ वी शिफ्ट कॉल ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू योर हार्ट बीट. तो एक्चुअली स्पीकिंग, व्हाई आई सेड ब्रेथ वाज दैट विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग वी कैन कंट्रोल आवर हार्ट बीट. सो एक्चुअली इट इज काउंट ऑफ हार्ट बीट विच गिव्स यू द कॉल ऑफ नेचर. जी. तो काउंट ऑफ हार्ट बीट गिव्स अस द कॉल ऑफ नेचर, करेक्ट. एंड दैट इज ऑलवेज वेरिएबल। मीन्स ऐसा नहीं है कि जैसे हम नॉर्मली एज से जोड़ते हैं कि 10 साल के आप हो जाएंगे तब आपकी बॉडी में ये चेंज आएगा, बट ऐसा नहीं है कि आपकी हार्ट बीट इतनी हो जाएंगी तभी आपकी बॉडी में ये चेंज आएगा। क्योंकि हमने हार्ट बीट के ऊपर कभी एक्सपेरिमेंटेशन किया नहीं ना. वो करना शुरू करोगे तो और पता लग जाएगा तुम्हें तुरंत. क्योंकि कुछ लोग 40 की एज में किसी की डेथ हो जाती है, किसी की 90 में भी या 100 में डेथ होती है। तो ओहो, मैं ये कह ही नहीं रहा ना. व्हाट आई एम सेइंग इज द डेथ इज नॉट कनेक्टेड विद ईयर्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट, दैट डेथ इज नॉट कनेक्टेड विद ईयर्स. तो क्या ऐसा था कि जो बहुत जल्दी चले गए उनकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी? वो मैं नहीं कहता, बात काउंट की हो रही है. तेज और स्लो की तो बात ही नहीं हो रही है. काउंट का मतलब यही हुआ ना कि उनका काउंटर जल्दी जल्दी चल रहा था और वो पूरा हो गया। वो देखो, अगर उनका काउंट जितना था उतना पूरा हो गया, काम खत्म. रूल ये है. और हम सबका काउंट अलग अलग है या एक ही है? काउंट तो अपने बर्थ के हिसाब से रहते हैं. कहते हैं रिटर्न टिकट मिला हुआ है. इस बात को भी नहीं समझते कि हर कोई कहता है जब पैदा होते हो तो रिटर्न टिकट मिला हुआ आता है. हाँ, कुछ बच्चे कुछ ही दिन के होते हैं एंड दे डाई। So what is that? That return ticket is nothing but count of your heartbeat. तो उसकी इतनी ही हार्ट बीट वो लेकर आया था। Correct. ओके, तो ये हो गया कॉल ऑफ नेचर। Yes. अब यहाँ पे आपने अभी एक और वर्ड बोला था कि कॉल ऑफ डेस्टिनी को हम कॉल ऑफ नेचर से कंफ्यूज करते हैं। Correct. कॉल ऑफ डेस्टिनी आपकी समझ से क्या है? वही बताया ना, रिटर्न टिकट कब की है उसका अंदाजा लगाना. और रिटर्न टिकट जब आएगी उससे पहले हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी. दिस palm हैज ए मैप ऑफ योर डेस्टिनी. दिस palm, लेफ्ट हैंड palm, आई डोंट नो मेल जेंडर बेस्ड है कि नहीं है ये, बट लेफ्ट हैंड कैरीज व्हाट यू गेट एट बर्थ एंड राइट हैंड कैरीज व्हाट यू आर डन विद योर डेस्टिनी.
मतलब तुमने चेंजेस अगर डेस्टिनी में किए हैं तो यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी, अगर डेस्टिनी में कुछ मॉडिफिकेशन किया है तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। अगर तुमने डेस्टिनी में अपने को यू वर्क हार्ड एंड चेंज योर डेस्टिनी, दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट डेस्टिनी इज चेंजेबल, यू कैन चेंज डेस्टिनी। If your left hand and right hand are not matching, that means you have changed. Something you have changed, because of that the map has changed. You understand? तो इसलिए लेफ्ट हैंड तुम लेकर के आते हो और राइट हैंड में जो तुम कमाते हो, यानी तुमने जहां पर चेंज किया अपनी डेस्टिनी को तो वहां पर वो लाइन चेंज हो जाएगी, मैप चेंज हो जाएगा। ये जो आप कॉल ऑफ डेस्टिनी कह रहे हैं कि कॉल ऑफ नेचर और कॉल ऑफ डेस्टिनी दोनों को ही हैंडल करने के लिए हमें आर्ट ऑफ लिविंग सीखना पड़ता है। करेक्ट। जबकि हमें ये सिखाया गया है कॉल ऑफ डेस्टिनी, या यूं कह लें कि अपनी किस्मत को अगर बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों पे, अपने मेहनत पर यकीन करना होता है। यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग छोड़ने की कला की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है? दैट इज द की के आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब है, जब इसको तुम अगर समझना तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज्यादा इजी रहेगा समझना। कि कहा जाता है कि जब शादी होती है तो लड़की अकेली सारा घर छोड़ करके लड़के के घर आ जाती है जी। क्या वो छोड़कर आई सब कुछ? इसका मतलब जो भारतीय संस्कृति में इसका मतलब बताया जाता है, छोड़ के आने का मतलब है कि नाउ शी शुड बी वेरी मच मेंटली कनेक्टेड विद हर प्रीवियस फैमिली मेंबर्स, क्योंकि अब उसे एक नए फैमिली में एडजस्ट करना है, नए लोगों के साथ नए रिलेशंस बनाने हैं। तो वो अगर पुराने के बारे में ज़्यादा सोचेगी तो वो नए में एडजस्ट नहीं करेगी। समथिंग लाइक कि आप स्कूल छोड़कर यूनिवर्सिटी में गए हैं, आप स्कूल के दोस्तों से ही मिलते रहेंगे, उनके साथ ही बैठना चाहेंगे, उनके टीचर्स से ही बातचीत रखना चाहेंगे, तो आप यूनिवर्सिटी में सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ मैरिज के लिए कहा जाता है। तो ये मैरिज के लिए लड़की को क्यों कहा गया, लड़के के बारे में क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि पहले तो लड़का घर छोड़ता है। नहीं, लड़का घर नहीं छोड़ता है। जो भारतीय संस्कृति है उसमें लड़का घर नहीं छोड़ता। किसने कहा, कहाँ लिखा है? मैं ये बात जानती हूँ, सभी ऑलमोस्ट सभी लड़के अपने पेरेंट्स के घर ही लेकर जाते हैं अपनी वाइफ को। नहीं, वो लेकर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी जो होने वाली वाइफ है वो पहले एश्योर करती है कि तू मेरे घर नहीं रहेगा, मैं तेरे घर चलूंगी। क्योंकि लड़का यहां से गया है उठ के वहां पे उसको लेने के लिए, वो क्यों जाएगा इतनी दूर? हमारी भारतीय परंपरा में, वेस्टर्न कम्युनिटी में तो लड़का लड़की दोनों शादी करते हैं और अपना एक अलग नेस्ट, अपना एक अलग घर बसाते हैं, अलग एक अपनी नई दुनिया बनाते हैं। सो कॉल्ड इंडियन अभी कल्चर ऐसा ही चल रहा है कि लड़की लड़के की फैमिली का मेंबर बनती है, उनके तो क्या अच्छा ये बताओ कि लड़का लड़की की फैमिली का मेंबर नहीं बनता क्या? एक्चुअली नॉट। क्यों? ही इज ऑलवेज अ गेस्ट इन हिज इन-लॉज हाउस, whereas the girl is always a member of her in-laws house. That is the key, that female when she goes back to her home after marriage, does she considered as a guest or she is considered as the member? देखिए, ट्रेडिशनली तो यही था कि उसको गेस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इनविटेशन से ही वो घर जाती है, एंड नॉर्मली देयर रिमेन्स अ थोड़ा सा फॉर्मेलिटी, बिकॉज नेचुरली अब लड़की उस तरह से बिहेव नहीं कर सकती जैसे शी वॉज बिहेविंग बिफोर हर मैरिज। सो आर्ट ऑफ लिविंग क्यों इम्पोर्टेंट है कि लड़का जब घर छोड़कर जा रहा है, पहले लड़का घर छोड़ता है, माइंड इट अगेन, घर नहीं छोड़ता है। अरे घर नहीं छोड़ेगा तो वहां पहुंचेगा कैसे भाई? आप मार्केट गए हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो क्या आप घर छोड़कर जा रहे हैं? तो यही एक प्रॉब्लम है कि वो सामान लेने नहीं जा रहा है, वो सामान लेने नहीं जा रहा है। आप अपने किसी रिलेटिव को लेने के लिए उनके घर जा रहे हैं। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। आप रिलेटिव को लेने जा नहीं रहे हो, रिलेशन बनाने के लिए अभी तो तैयारी शुरू किया तुमने, तो पहले घर नहीं छोड़ोगे तो बनेगी नहीं कभी भी।
घर नहीं छोड़ता है लड़का, भारतीय परंपरा ये नहीं है वैसे कोई भारतीय परंपरा में ही सबसे पहले घर छोड़ता है। माँ कहती है, माँ को वो जब वो गेट से बाहर तभी निकल पाता है जब उसकी माँ कहती है अब तू जा। माँ की आज्ञा लेकर जाना और घर छोड़कर जाना में फर्क है। क्या फर्क है? माँ ने कहा अब तू जा, तो ऐसे और लड़का कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऐसे तो वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा कोई लिखा नहीं है। एक बच्चा कोटा जा रहा है इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए एंड ही इज ओनली 14-15 इयर्स ओल्ड, क्या वो घर छोड़ के जा रहा है? अगेन वो देखा कितना कंफ्यूजन है। ऑटो लिविंग जब तक नहीं सीखोगे तब तक ये कंफ्यूजन बने रहेंगे। आप घर छोड़ने से आपका मतलब क्या है? हाँ, तो ये बात समझने के घर छोड़ने से मतलब क्या है। घर छोड़ने से मतलब है कि तुम एक नई यूनिट बन रहे हो सोसाइटी की। अभी तक यू आर ए पार्ट ऑफ द फैमिली, नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर फैमिली एंड अनलेस द मेल लीव्स द हाउस ही कैनॉट स्टार्ट न्यू फैमिली। मेल एक अपने साथ एक और एंटिटी को जोड़ रहा है। नहीं, किसने कहा? ये कहाँ लिखा है? वो उसी परिवार का तो हिस्सा रहते हैं, बेटा और बहू उसी लाइनेज का तो हिस्सा है। तो ऑटो लिविंग नहीं सीखी इसीलिए तो वहीं तक रह गए। कभी भी जो लड़का घर छोड़ करके गया और वहां पर जाकर के विवाह के बाद जैसे लड़की के लिए नया घर हो गया वैसे लड़के के लिए भी तो नया घर हुआ। वो सारे के सारे पेरेंट्स, उनको पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं कहेगा, क्या कहेगा उनको? लड़की के पेरेंट्स को लड़का क्या कहता है? माता पिता ही कहता है। फिर तो फर्क क्या हुआ? लड़की भी तो यहाँ पे लड़के के माता पिता को माता पिता कह रही है और लड़का लड़की के माता पिता को माता पिता कह रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है, देखिए कि जो भारतीय परंपरा है, ये भारतीय परंपरा मत कहो क्योंकि भारतीय परंपरा में ऐसा था ही नहीं कभी। ऐसा ही था, देखिए नहीं था। श्री राम सीता जी को लेकर आए, वो सीता जी देखो वहां पर नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, फिर से समझो। स्वयंवर की प्रथा हुआ करती थी। ओके। तो स्वयंवर के, अब आप एक बात को सोचो, मेरी एक बात जरा सोच कर देखो, समझ कर देखो, जस्ट सिंपली कि एक लड़की के लिए स्वयंवर की प्रथा ऑर्गेनाइज की गई जी। और कोई भी लड़का नहीं पहुंचा वहां पे। ओके। तो क्या हुआ? तो क्या होगा? उस लड़की का विवाह नहीं होगा। तो फिर विवाह क्यों करे लड़का विवाह करे क्यों? गिव मी वन रीजन व्हाई शुड मेल मैरी। ये तो मेल को डिसाइड करना है कि उसे शादी। इसलिए तो गया नहीं ना कोई। तो तुमने ये कहा कि लड़की का विवाह नहीं हुआ, ये क्यों कहा तुमने? अब कोई मेल ही नहीं है तो मैरिज होगी किससे? तो उसे स्वयंवर करा क्यों? बात तो ये मेल तो नहीं है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि मेल कोई अवेलेबल नहीं है। मैंने ये कब कहा कि मेल कोई अवेलेबल नहीं है? तो वो तो आज भी होता है। मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं, वो अपनी बेटी के लिए रिलेशन ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला तो नहीं हुई बेटी की शादी। ऐसे मेल के लिए भी हो सकता है कि बहू ढूंढ रहे थे, नहीं मिली तो बेटे की शादी नहीं हुई। तो तुमने ये क्यों कहा कि उस लड़की का विवाह नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि अगर आपको कोई मैच मिला ही नहीं तो आपका विवाह कैसे होगा? मैच मिलाने की तुमने कोशिश ही कब करी? स्वयंवर में यही एक समस्या रही। स्वयंवर क्यों बंद हो गए? इसीलिए बंद हो गए कि बहुत सारी लड़कियां इसलिए अविवाहित रह गई कि उन्होंने स्वयंवर में कोई लड़का गया ही नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके। अभी जो मैंने स्वयंवर परंपरा को समझा है, होता ये था कि लड़की का फादर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते थे कि आप आइए, मेरी बेटी का स्वयंवर है। बात यहाँ पे इनवाइट की हो ही नहीं रही है ना। वो सब प्रोसीजर तो स्वयंवर का तो पूरा किया ही गया। अभी लड़की के फादर ही, जो अरेंज मैरिज का कंसेप्ट चलता है भारत में, लड़की का पिता अब भी बस लोगों को फोन करके बात करता है कि मेरी बेटी के लिए कोई रिलेशन बताइए। बस अपने घर नहीं बुला के हम एक साथ बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। मोरलेस परंपरा तो वही है। नहीं, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। बात स्वयंवर की हो रही है और स्वयंवर में लड़की डिसाइड करती थी मुझे किसको साथ शादी करनी है। यहाँ पे पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं लड़की के लिए लड़का। अब राजा जनक ने कंडीशन रखी, इनविटेशन भेजा, तो मुझे नहीं लगता कि सीता जी से पूछ के इनविटेशंस भेजे गए। फिर उन्होंने कंडीशन रखी कि जो धनुष को तोड़ेगा या हटाएगा, हिलाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। मुझे नहीं लगता कि सीता जी से ये कंडीशन पूछी गई कि ये कंडीशन रखनी है क्या। स्वयंवर उसको कहा गया, लेकिन ऑर्गेनाइज सारा इवेंट
इसमें डिसीजन मेकिंग भी सब कुछ राजा जनक की ही रही। आज भी पिता ही जिम्मेदारी लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनकी तो बेटी इसका मतलब हुआ कि जो शादियां फेल हो रही हैं उसका रिस्पॉन्सिबल पिता है। हम मान सकते हैं। मैं तो एटलीस्ट ये बात मानती हूँ कि जब माता पिता ने ही अगर मैरिज कराई है और वो मैरिज फेल हो रही है तो नेचुरली जिम्मेदारी माता पिता की ही बनती है। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने माता पिता ने अपनी बेटी को ठीक से पाला नहीं। या तो माता पिता ने बेटी को ठीक से नहीं पाला या लड़के के माता पिता ने बेटे को ठीक से नहीं पाला। तो वो तो जब जब जो सिलेक्शन थी वो लड़की के पिता ने करनी थी तो उस लड़के को चुना क्यों? अब ये यहाँ पे ही डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आता है कि या तो मैच ठीक नहीं बना या शादी के बाद कुछ ईगो इश्यूज आने लगे। देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो आज आ रही हैं। Right. So all these things are connected with art of living. All these problems finally boil down to that we didn't learn art of living. हमने आर्ट ऑफ लिविंग नाम का सब्जेक्ट मार्केट में आने ही नहीं दिया और इसलिए ये सारी समस्याएं बढ़ती चली गई। अब अगेन आई गो बैक टू स्वयंवर। तो स्वयंवर में राजा जनक ने धनुष की कंडीशन रखी थी जी। उन्होंने धनुष की कंडीशन क्यों रखी? जो उनको समझ में आया कि सीता उस धनुष को उठा सकती है तो हाँ जी। जो उस धनुष को तोड़ पाएगा वो सीता को उठाने का था, क्योंकि वो शंकर जी या शिव जी का धनुष था तो तोड़ने के लिए नहीं कहा गया था, उठाने के लिए या हिलाने के लिए कहा गया था कि कम से कम इसे हिला तो पाओ, उठा तो पाओ, जो भी जी। अब हो सकता है कि धनुष कितने ही लोग उठाने लायक होंगे लेकिन कोई भी हिला नहीं पाया था। तो ये कैसे आप कह सकते हो कि राम जी को लास्ट में वो दिया गया? क्योंकि जो मेरी नॉलेज है अयोध्या में इनविटेशन नहीं भेजा गया था राजा जनक के द्वारा। तो राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को नहीं भेजा था उस स्वयंवर में। ऋषि विश्वामित्र राम जी और बाकी भाइयों को लेकर गए थे उस स्वयंवर में। तो ही वॉज नॉट एन इन्वाइटेड गेस्ट ओवर देयर, ही वॉज ओनली जैसे होता है कि आ गए बस। तो जिन लोगों को इनवाइट किया गया था पहले उन सबको चांस दिया गया होगा और वो नहीं हिला पाए होंगे, तब श्री राम जी से कहा गया होगा कि तुम हिला कर देख लो। और राजा जनक को भी ऐसा ही लगा होगा कि अब यही शायद हिला लें, क्योंकि किसी ने भी कंडीशन को मीट नहीं किया। ठीक है, ओके, एग्रीड। तो आई टेक दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज पॉसिबल जी। बट वो अनइनवाइटेड थे तो उनको अंदर आने दिया, यही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये ऋषि विश्वामित्र जी की जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट थी। इसे यूं माना जाए आज की डेट में कि आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, कोई बहुत बड़े मिनिस्टर या बहुत बड़े सेंट हैं जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, वो अगर आ गए तो नेचुरली आप उनको स्थान देंगे। ये उस समय की परंपरा थी एक रिस्पेक्ट करने की कि ऋषि विश्वामित्र किसी को लाए हैं तो उनको पार्टिसिपेट करना। एग्रीड। व्हाट इन द केस ऑफ भीष्म पितामह विद वो 3 फीमेल्स को लेकर आए थे उठा करके? दैट वाज अ काइंड ऑफ अ किडनैप, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि भीष्म पितामह जिसे कहते हैं ना कि गेट क्रैश करके पहुंच जाना। आप जबरदस्ती किसी की पार्टी में घुस गए, किसी के घर में घुस गए और उसके घर से उसके बच्चों को या उसकी बेटी को किसी को भी उठा लाए। तो भीष्म पितामह ने कुछ ऐसा किया, तीनों लड़कियों को उठा के ले आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वयंवर की प्रथा शायद इसीलिए बंद की गई कि किडनैपिंग की स्कीम बनती थी, उसमें बन सकती थी, बनने के चांसेस थे, इनफैक्ट बनी। हाँ, तो इसीलिए स्वयंवर की प्रथा उसके बाद से बंद कर दी गई। ओके, स्वयंवर की परंपरा तो अब मेरी समझ में अरेंज मैरिज सो कॉल्ड अभी भी चल रही हैं भारत में, लेकिन जो हम आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं वो स्वयंवर की परंपरा से कैसे जुड़ रहा है मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। तो आर्ट ऑफ लिविंग की को समझना है तो ये समझो कि जब विवाह की बात के लिए लड़का घर से जाता है तो सबसे पहले
वो घर से निकलता है तो क्या उसको पता है कि वो एक नई यूनिट शुरू करने जा रहा है? वो एक नई यूनिट शुरू ही नहीं कर रहा है, एक नया मेंबर घर में एड ऑन हो रहा है। नहीं, यही फर्क है। अगर आर्ट ऑफ लिविंग की बात करेंगे तो वो उस लड़के को पता होना चाहिए, दैट इज द नीड, दैट इज द ट्रेनिंग, दैट नाउ ही इज गोइंग टू बी ए न्यू यूनिट, एक नई फैमिली के नींव रखने जा रहा है वो। यही गैप रह गया, यही बात नहीं समझ में आई लड़के को, तो इसलिए वो विवाह मैस होता चला गया। देखिए, राम जी और सीता जी का विवाह हुआ या कृष्ण का रुक्मणी से विवाह हुआ, तो हमने कहीं भी नहीं कहा कि एक नया परिवार शुरू हो गया। इसको कभी ना ऐसा देखा गया है, तो ना माना गया है, ना ही कहा मैंने ये कब कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग कब से चल रहा है, कब से नहीं चल रहा? अब भारतीय संस्कृति का अगर हम आधार मानते हैं, क्योंकि वही सबसे पुरातन संस्कृति है, वही आदिकाल से चली आ रही है, तो हम शंकर जी के विवाह को कह सकते हैं कि वहाँ कहा गया कि इनका परिवार शुरू हो गया, क्योंकि शंकर जी किसी परिवार का हिस्सा नहीं थे, उनके कोई माता पिता ही नहीं थे शंकर जी के। पर जिन बच्चों के माता पिता होते हैं, उनके चाचा ताऊ सब रिलेशंस हैं, वहाँ कभी भी ये नहीं माना जाता, ना कहा जाता कि एक नया परिवार शुरू हो रहा है। तो क्यों नहीं कहा जाता? मैं वही तो कह रहा हूं कि मिसिंग क्या है। शंकर और पार्वती का विवाह पहला विवाह माना जाता है। हाँ जी। ठीक है जी। तो उसमें आर्ट ऑफ लिविंग थी कि नहीं थी? हाँ, पार्वती जी छोड़कर गई अपना सब कुछ और शंकर जी के साथ हो रही। तो आर्ट ऑफ लिविंग इसका मतलब तब से चल रहा है। तो लड़की तो ये परंपरा है कि लड़की अपना परिवार छोड़कर आती है और लड़के के घर में या जहाँ भी लड़का रहता है उसके साथ रहती है। ये परंपरा तो अभी भी चल रही है। करेक्ट। तो शंकर के क्योंकि माता पिता नहीं थे तो उनका परिवार तो शंकर ही हो गए ना। हाँ जी। तो लेने के लिए तो शंकर ही गए थे। हाँ, पार्वती को ऐसा थोड़ी है कि पार्वती अपने आप आ गई थी। शंकर गए थे। शंकर गए थे लेने के लिए। जी। ठीक है, तो इसका मतलब वो अपनी जगह छोड़ करके आए लेने के लिए। जी। और उनको पता था कि वो उसको लेने जा रहे हैं, तो वो मेरे साथ आएगी वापस। हाँ जी। मेरे साथ आएगी वापस। हाँ जी। तो एक नई यूनिट शुरू हो रही है। हम जैसे आज की डेट में कोर्ट मैरिजेस होती हैं, लड़का और लड़की दोनों कोर्ट में जाते हैं और शादी कर लेते हैं जी। इसको तो हम कह सकते हैं कि एक नई यूनिट शुरू हो रही है। लेकिन अभी जो ट्रेडिशनल मैरिजेस हम देखते हैं, बैंड बाजे के साथ लड़का अपनी सारी फैमिली को लेकर जा रहा है, अपने पड़ोसियों को एंड ऑल दोस्त सब हर किसी को, और फिर वो सब लड़की को वापस लाते हैं। तो यहाँ पे एक नई यूनिट शुरू हो रही है, हम कैसे कहें। ये तो ऑल दी मोर रीजन के जो अरेंज मैरिज में इतने सारे लोग जाते हैं, तो दे आर दी विटनेस के नई यूनिट शुरू हो रही है। आप और इसको ये क्यों नहीं कह रहे कि एक परिवार में एक नया मेंबर जुड़ रहा है? आप इसको अगर नई ये यूनिट कहेंगे कह रहे हैं। तो फिर मेंबर बहुत सारे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जुड़ते तो हैं। नहीं जुड़ते ना, एक ही के साथ कई सारे मेंबर थोड़ी जुड़ जाते हैं। एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह होता है, ये परंपरा श्री राम जी की शुरू की हुई तो है। वो इसीलिए बताया है कि आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब है कि एक को लेकर आ रहे हो तुम, तो नई यूनिट बन गई तुम्हारी। ये नहीं कि तुम 2 और जोड़ लो, 4 और जोड़ लो और नई यूनिट। अब तुम नई यूनिट फिर किसको, अगर तुम एक जिसको लड़का लेकर के आ रहा है, जिसके साथ विवाह हुआ उसको, अगर तुम उसको नई यूनिट नहीं कहोगे तो फिर तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। वही हो रहा है। कैसे क्या? जब तक तो उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि मेरी नई यूनिट हो गई, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस यूनिट। दैट इज द प्रॉब्लम। जो आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हमें यही नहीं पता कि हमारी नई यूनिट शुरू हो रही है, हम आ गए हैं। तो लड़का टेक केयर नहीं करेगा अगर वो नई यूनिट नहीं समझेगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा टेक केयर नहीं करेगा। मैंने ये कहा कि जब उसको नई यूनिट शुरू हुई है, इसका पता ही नहीं है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो अभी भी जो मैं सुनती हूँ बिहार में इस तरह की परंपरा है कि लड़की का विवाह होता है, वो अपने लॉज के घर रहती है, लड़का कहीं पे भी मजदूरी के लिए दिल्ली साइड आ जाता है, तो वहीं पे वो तो उस फैमिली के साथ ही रह रही है, वो उस फैमिली का ही मेंबर है जो लड़के का परिवार है, और लड़का कहीं भी रह रहा है और घर में सिर्फ पैसे भेजता है। इस तरह से भी विवाह चलते हैं।
तो मैंने ये कब कहे नहीं चलते, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर लड़के को ये नहीं बताया गया कि आर्ट ऑफ ये मतलब उसकी वो नई यूनिट शुरू कर रहा है जी, तो वो अपने आप को वो समझेगा ही नहीं कभी भी कि मेरा विवाह हुआ या नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ा मेरे को। ओके, सो ही विल फील फ्री। अच्छा, इवन लड़की को अगर ये बात नहीं पता कि मेरी नई यूनिट शुरू हुई है, तो इवन शी विल फील फ्री। क्या फर्क पड़ा। The key is that unless the new couple which is going to become one is understood as a new unit, तब तक तुम्हारे सारे रिलेशंस डिस्टर्ब रहेंगे ही रहेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग इसीलिए सब्जेक्ट बनाया गया है कि लड़का उससे सबसे पहले तो ये समझ में आएगा कि लड़के ने पहले घर छोड़ा है, उसके बाद वो लड़की को लेकर आया है। अब लड़का गया था शादी में, आप उसको घर छोड़ना कह रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि घर छोड़ना आप उसे कह क्यों रहे हैं। क्योंकि वो नई यूनिट शुरू करने जा रहा है। आप एक नई फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं तो आप घर छोड़कर थोड़े ही जाते हैं। ये फैक्ट्री शुरू करना, विवाह करना फैक्ट्री शुरू करना नहीं है, वस्तु लाना नहीं है, कोई चीज लाना नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमने नई यूनिट शुरू किया, इसका मतलब क्या है, यही नहीं समझ में आता। हम लोगों ने विवाह को एक फैक्ट्री समझ लिया, या इसीलिए लड़कियों को प्रोडक्शन मशीन समझ लिया। लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं कि लड़की खेत है, लड़की प्रोडक्शन मशीन है। अब बताओ, इमेजिन कि क्या ये स्टेटमेंट्स सभ्य समाज की स्टेटमेंट्स हो सकती है किसी कंडीशन में। सभ्यता का मतलब ही खत्म हो गया कि सभ्य कहते किसको है। एक अच्छे भले इंसान को खेत कह रहे हो तुम, एक अच्छे भले इंसान को मशीन कह रहे हो तुम, जो कि एक पुरुष के मुकाबले में इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, और उसको तुमने मशीन बना दिया या खेत बना दिया। सो ये सारी की सारे जो शब्द हैं ये सभ्यता के प्रतीक नहीं है, ना हो सकते। क्योंकि जब तक हम आर्ट ऑफ लिविंग नहीं समझेंगे तब तक हम इन्हीं शब्दों में उलझे रह जाएंगे कि मेल जो है लड़की को सिर्फ एक खेत और सिर्फ एक प्रोडक्शन मशीन समझेगा, उसके अलावा कुछ समझेगा नहीं। और जबकि लड़के की टोटल लाइफ उस लड़की के ऊपर डिपेंडेंट है। इमेजिन कि उस लड़के की लाइफ, टोटल लाइफ डिपेंडेंट है उस लड़की के ऊपर। टोटल लाइफ, खाना पीना रहना सोना फैमिली एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दैट फीमेल। और उसको वो खाली मशीन कह रहा है और खेत कह रहा है। इसीलिए सभ्यता नहीं आ पा रही हमारे देश में, दुनिया में, हमारी दुनिया में, हमारे पृथ्वी पर सभ्यता आ ही नहीं पा रही है। इसीलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सभ्यता का मतलब क्या है। वो सभ्यता तभी आएगी जब हम आर्ट ऑफ लिविंग सीखेंगे। रिलेशंस तभी तुम्हारे वर्थवाइल बनेंगे, वर्थ रहेंगे, जब तुम टीम बनाना सीखोगे। और टीम बनाना सीखना है तो आर्ट ऑफ लिविंग सीखना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है किसी के पास भी। जी अश्विनी जी, हमने आज बात शुरू की थी कॉल ऑफ नेचर से, और आपने कहा था कि हम कॉल ऑफ नेचर और कॉल ऑफ डेस्टिनी को कंफ्यूज करने लगते हैं जी। और ये सिर्फ हम तभी समझ सकते हैं जब हम आर्ट ऑफ लिविंग को समझें। करेक्ट। तो हाँ, आपने आर्ट ऑफ लिविंग एक्सप्लेन करने के लिए विवाह का एग्जाम्पल लिया कि लड़का घर छोड़ता है और एक नई यूनिट शुरू करता है, और लड़की भी घर छोड़ती है। नेचुरली दोनों छोड़ते हैं। लड़की घर छोड़ती है कि परंपरा हमने देखी है, अभी तक भी ये चल रही थी, अभी भी बहुत कुछ इसे कहा जाता है, माना जाता है कि लड़की घर छोड़ती है, पर लड़का घर छोड़ता है। नेचुरली इसको नहीं माना गया। और हाँ, असभ्यता है हमारे समाज में, विवाह को लेकर कंफ्यूजन्स भी हैं, डिस्टर्बेंसेस भी हैं। आई कम्प्लीटली एग्री ऑन दैट। और फीमेल को एक प्रोडक्शन मशीन ही समझा जाता है बहुत हद तक। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रू। दिस इज द रेवोल्यूशन विच इज नीडेड, एंड फीमेल्स आर ट्राइंग टू डू इट, बट दे डोंट नो हाउ टू ट्राई,
how to do it, what to do with it. Women empowerment, women equality, gender equality और discrimination, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, just to understand what is the meaning of art of living. Once you start understanding art of living, then all these factors will automatically get taken care of. ओके जी. तो अब कॉल ऑफ नेचर या कॉल ऑफ डेस्टिनी को समझने के लिए हमें आर्ट ऑफ लिविंग क्यों समझनी है? आर्ट ऑफ लिविंग सीखनी है, उसको यूज करोगे तो डेस्टिनी की प्रॉब्लम्स को, डेस्टिनी की दी हुई प्रॉब्लम्स को तुम अच्छे से हैंडल कर पाओगे और डेस्टिनी की दी हुई एंजॉयमेंट्स को तुम अच्छे से हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर पाओगे. सी डेस्टिनी गिव्स यू एंजॉयमेंट और पेन. तो इफ यू लर्न आर्ट ऑफ लिविंग, then you will realize that pains have reduced and enjoyment has got converted into, upgraded into happiness. Okay. So try to understand the difference between two, enjoyment and happiness. That enjoyment which leaves pain, how can it be, how can that enjoyment be continued? हर वो एंजॉयमेंट जो तुम्हें पेन देगा, तो क्या तुम उस एंजॉयमेंट को दोबारा लेना चाहोगे? कभी नहीं. फिर और एंजॉयमेंट को अगर हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर पाओ तो सोचो तुम्हारा, तो हाउ टू लीव एंजॉयमेंट सो दैट यू आर एबल टू कीप हैप्पीनेस विद यू. लीव एंजॉयमेंट. हाँ, वंस यू लीव एंजॉयमेंट देन ओनली यू गेट पेन और हैप्पीनेस. नो, ओके. जैसे एंजॉयमेंट इज समथिंग, सपोज वी आर गोइंग इन अ पार्क और हम पार्क में अलग अलग स्विंग्स हैं, एडवेंचर राइड्स हैं, हम वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं. तो घर आकर सपोज हमें बैकएक हो रहा है, तो दैट एंजॉयमेंट गेव मी पेन. करेक्ट. और अगर घर आकर आई एम फीलिंग ओके, फिट एंड फाइन एंड आई एम हैप्पी अबाउट द होल इवेंट, then that enjoyment gave Naturally. happiness. So art of living is important here, that you left enjoyment and received you invested enjoyment and received pain or happiness. Okay. Okay. तो enjoyment छोड़कर ही हमें हैप्पीनेस या पेन मिलता है. जी. लेकिन एक बात मैं जो अभी तक नहीं समझ पाई हूँ वो ये कि कॉल ऑफ डेस्टिनी में सपोज एक्सीडेंट लिखा है, हमारा एक्सीडेंट होना था और वो हो गया. जी. नेचुरली हमें इसके बारे में पहले से अंदाज़ा नहीं होता. यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग सीख के हम उस पेन को कैसे रिड्यूस कर सकते थे? एक्सीडेंट होने के बाद मतलब आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे कहाँ है? आर्ट ऑफ लिविंग है ना कि अगर तुम्हें डेस्टिनी तुमने रीड कराई होती तो तुम्हें अंदाज होता कि किस लाइफ के किस फेज में, किस मोमेंट पे ये एक्सीडेंट आने के चांसेस हैं. तो इसमें आर्ट ऑफ लिविंग कहाँ है? छोड़ने की कला कहाँ है? छोड़ने की कला तुम सीखोगे ना. वही तो मैं कह रहा हूं, जब तक तुम्हें डेस्टिनी रीडर से तुमने डेस्टिनी रीड नहीं कराई, एलिजिबिलिटी तुमने रीड नहीं कराई, तो तुम्हारे को तो पता है जो कॉल ऑफ नेचर कब आने वाली है, या कॉल ऑफ डेस्टिनी आ रही है, या कॉल ऑफ नेचर आ रही है, कैसे पता लगेगा? तो तुमने सीखोगे क्या? तुम जब तक तुम्हें सारी चीजें पता होंगी तभी तो तुम सीखोगे. तुमने अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के बनने के लिए तैयारी तो तुम करोगे. यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग कहाँ है? हमें तैयारी करनी है, प्रिपरेशन इज नीडेड. तो प्रिपरेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट. आर्ट ऑफ लिविंग क्या है कि तुम स्कूल की 10th क्लास पास करी, तुमने 12th क्लास पास करी, उसके बाद तुम्हें एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करोगे. तो कॉलेज छोड़ने वाला, और पता लगा कि तुमने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया, तुमने आईआईटी का एग्जाम दिया, तुम आईआईटी में पास हो गए, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल रही है, लेकिन तुम 12th में फेल हो गए. तो व्हाट डिड यू गेट? आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब हुआ कि हम जो पीछे का छोड़ रहे हैं नया पकड़ने के लिए, उसे हम प्रॉपरली छोड़ पाए. नेचुरली, अनलेस यू लीव दैट. अगेन दैट लीव का मतलब समझो यार. लीव का मतलब है कि व्हेन यू आर लिविंग ए प्लेस, तो तुम अपनी बिलोंगिंग साथ लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? हाँ जी. फिर क्यों इतनी तैयारी करते हो? तुम एक सिंपल से अगर टूर के लिए जा रहे हो, तो तुम घर छोड़कर जा रहे हो, तो अपनी कितनी प्रिपरेशन करते हो उसके लिए? हाँ जी. फिर दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग ओनली, नो? ओके. बट दैट आर्ट यू नो, सो यू आर डूइंग इट. बट विद रिस्पेक्ट टू लाइफ व्हेन यू टॉक ऑफ, यू डोंट नो. तो यानी कि जो यहाँ कॉल ऑफ नेचर से समझ पा रही हूँ कि
जब हमारी कॉल ऑफ नेचर आती है तो पिछला वाला जो हमारा फेज होता है लाइफ का वो एंड हो जाता है और नया फेज एक शुरू हो जाता है। करेक्ट। तो पिछले वाला हम ठीक से छोड़ पाए तब हम नए फेज में ठीक से एंटर कर पाएंगे। करेक्ट। पर कॉल ऑफ डेस्टिनी लाइक सडन एक्सीडेंट या सडन लॉटरी लग जाना, कुछ भी कॉल ऑफ डेस्टिनी मीन्स कुछ भी आ सकता है हमारे साथ। यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग की जरूरत हमें क्यों है? आर्ट ऑफ लिविंग की जरूरत इसलिए है, मान लो तुम्हारी लॉटरी लग जाती है जी, और उसके बाद हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक तो लिखा नहीं था उसमें, डेस्टिनी में हार्ट अटैक तो नहीं लिखा था। अपने आप को मेंटेन रखना, नहीं डेस्टिनी में लिखा होगा तभी तो आएगा। क्यों लॉटरी लिखा वो आया था, लिखा था उसमें तो कि लॉटरी लगेगी। अच्छा, वो सुनकर हमें शॉक से हार्ट अटैक आ गया। नेचुरली। ओके, तो यानी कि हमें हर समय प्रिपेयर्ड रहना चाहिए इतना कि पता नहीं क्या कॉल ऑफ डेस्टिनी आ जाए। पता होनी चाहिए ना कॉल ऑफ डेस्टिनी आएगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डेस्टिनी रीडर, इंपॉर्टेंस ऑफ डेस्टिनी रीडर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डेस्टिनी रीडर विल टेल यू कि इस टाइम पर ये होने के चांसेस हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल दैट। आर्ट ऑफ लिविंग इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट फेज। अच्छा, हमने किसी डेस्टिनी रीडर से सपोज डेस्टिनी रीड कराई और उसने हमें बताया कि आपकी डेथ हो जाएगी 60 की एज में। हमने सारी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर ली, अपनी वसीयत लिख मरे ली नहीं। और हम मरे नहीं, फिर क्या होगा? Right. So death is not linked with age. Again I say, death is not linked with age. That is where destiny readers are thrown away. They are not. They don't. No one believes them. Of course. So that is the reason. No. उन्होंने जो बताया, हमने 10 साल बाद ये होगा, हम 10 साल तक उसकी प्रिपरेशन करते रहे कि ये होगा और वो हुआ ही नहीं। तो मैं क्या तो रहा हूं ना कि तुमने एज करी किस हिसाब से कैलकुलेट है वो तो देखो। तुम एज कैलकुलेट कर रहे हो, एज जबकि एज इज नथिंग बट काउंट ऑफ ब्रेथ एज आई सेड। एक्चुअली काउंट ऑफ हार्ट बीट, बट हार्ट बीट सिंस कंट्रोलेबल थ्रू ब्रेथ, सो इट इज दैट काउंट ऑफ ब्रेथ यू कैन से इनडायरेक्टली काउंट ऑफ ब्रेथ डिफाइंस योर एज। ओके, तो मतलब डेस्टिनी रीडिंग करने वाले ने डेस्टिनी पढ़ने में कुछ गलती कर दी या नहीं कर दी, हमें तो वो लैंग्वेज समझ आती नहीं है, उसको एक भाषा समझ आ रही है, उसने पढ़ के बता दिया कि ये लिखा है, हमारी चिट्ठी थी। अब उसने तो जो बता दिया वो मानना हमारी मजबूरी है। क्यों? हमें तो वो भाषा पढ़नी ही नहीं आती ना। नहीं ना, मानने की बात नहीं हो रही है ना, वही इसलिए कहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डेस्टिनी रीडर, तुम जिसके पास जा रहे हो वो जानता क्या है, इतना तो तुम्हें पता करना ही पड़ेगा। उसने कह दिया कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, हम वैलिडेट कैसे करेंगे कि उसको सच में ये आता है? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, of course। बिल्कुल नहीं कर सकते। और इस समय मार्केट में हजारों लोग बैठे हैं ये कहने वाले कि हम आपकी डेस्टिनी पढ़ सकते हैं। तो अब उन 1000 में से हम किसी एक से अपनी डेस्टिनी पढ़वा लें और उसने जो कह दिया उसे मान के बैठ जाएं, दैट इज काइंड ऑफ फुलिशनेस। ट्रू। सो दैट इज व्हाई prefer to go to eligibility reader, shift from destiny to eligibility. Okay. So that will help you living your life much better. But again, here we are not taking care of destiny at all. Eligibility reading में destiny कहीं नहीं आती है, तो अगर तुम्हारी destiny में accident लिखा है तो वो तो होगा ही। हाँ जी। But eligibility reader के पास जाते हो अगर तुम, तो फिर तुम अपनी डेस्टिनी को तो बदल नहीं सकता कोई भी, ठीक है जी, बट यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड कि तुम्हारा कल भी एक्सीडेंट हो जाए तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, आई विल बी गेटिंग मिनिमम डैमेजेस। ओके, तो ये बेटर बेट है कि हमने एलिजिबिलिटी रीडिंग कराई और अपनी एलिजिबिलिटी को हम इतना बना के रखते हैं कि डेस्टिनी में कुछ भी आ जाए वी आर प्रिपेयर्ड टू हैंडल। एब्सोल्युटली। सो दिस इज द करंट टेक्नोलॉजीज, दे वर नेवर एग्जिस्टिंग। So art of living, the eligibility reading and all these things are the technologies of this era. The new civilization has began since 2006. Okay. अश्विनी जी, अभी तकरीबन समय हो चला है, हालांकि ये मेरा आज का लास्ट प्रश्न रहेगा कि क्या आपको
इस चीज ने मोटिवेट किया कि आपने समय पर रिसर्च करनी शुरू कर दी और आप एक टाइम साइंटिस्ट कहलाते हैं? जो आपने ये एलिजिबिलिटी रीडिंग के बारे में बात की या आप डेस्टिनी मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, जो भी आपने टेक्नोलॉजीज इनोवेट की हैं, क्या चीज़ आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर रहा कि आपने समय पर ही रिसर्च करनी शुरू कर दी? बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सारे लोग कहते हैं समय बहुत खराब चल रहा है। ओके, मार्केट में जहां भी जाओ, यार आजकल बहुत टाइम खराब चल रहा है, किसी के पे भरोसा नहीं किया जा सकता। नेचुरली। बस दिस स्टेटमेंट पुश्ड मी टू हार्ड कि यार बिना लोगों के काम नहीं। यार आई डिसाइडेड कि यार मेरे को तो हिमालय चले जाना चाहिए। जब किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो तुम तो, और समय खराब चल रहा है, तो मैं यहाँ पे रह करके करूंगा क्या? हाँ जी। तो बट मैंने फिर देखा, साला कहीं भी चले जाओ, यू हैव पीपल अराउंड, यू गो एनीवेयर यू विल फाइंड पीपल अराउंड। इवन तो अब तो हिमालय में चले जाओ तो वहां पे भी आपको 2-4-5 साधु घूमते हुए मिल जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। So you everywhere you have people around. So it is better that you start learn to live in this era, in this society. So I decided to live in the most populated place, Delhi, ओके, with all variety of culture. मतलब worst place where time is worst. सबसे ज्यादा खराब टाइम दिल्ली में चलता है। दिल्ली में ही सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। तो आई डिसाइडेड आफ्टर माई एजुकेशन, आई डिसाइडेड टू लिव इन दिल्ली ओनली। हाँ जी। और फिर मैंने कहा कि अब कुछ किया, ऐसा किया। अब आई एम ए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, लोग कहते हैं ऐसा, मुझे पता नहीं है कि नहीं, पर आई डिसाइडेड टू यूज टेक्नोलॉजी टू, जो एक खराब टाइम चल रहा है इसको ठीक करने के लिए मैंने काम शुरू किया। And that is why you became a time scientist. Naturally, I have no choice. I had no choice actually. People called me time scientist. तो इसका मतलब आज समय इतना खराब नहीं है कि लोग एक दूसरे पर विश्वास ना नहीं, करें। मैं ये नहीं कहूंगा, पर आज की तारीख में वो टेक्नोलॉजी सारी अवेलेबल है जिनको यूज करोगे तो समय डेफिनेटली तुम्हारा खराब नहीं होगा। हम अपना समय अच्छा कर सकते अपना समय अच्छा कर सकते हो। हैं। ओके, टाइम साइंटिस्ट का मतलब ही है कि हम अपना समय अच्छा कर सकते हैं। करेक्ट। तो अश्विनी जी, मुझे लगता है आज के लिए हमें यहीं पे विराम देना चाहिए। आज की इस डिस्कशन को आपसे बातचीत करते रहेंगे, एलिजिबिलिटी रीडिंग और समय पर रिसर्च, इसके क्या क्या कंक्लूजन्स हैं, इसका क्या क्या सोसाइटी को बेनिफिट है। ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आपसे बातचीत अभी करनी बाकी है। जी। तो आज के लिए इतना ही। 16 लुक 16 ऐशो क्लब की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रणाम। जय कृष्ण। जय कृष्ण।